हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। और हमारी उत्तर प्रदेश जीके की इस सीरीज में हम उत्तर प्रदेश के भूगोल या फिर उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी को अध्ययन कर रहे थे। और इसके अंतर्गत हमने उत्तर प्रदेश का फिजिकल डिवीजन, उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ, उत्तर प्रदेश का अपवाह तंत्र, उत्तर प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं और उत्तर प्रदेश के वन, इन सभी टॉपिक को हमने डिटेल में कवर किया हुआ है। यदि आपने ये टॉपिक मेरे नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारी ये वीडियो लेक्चर रहेंगे वो आपके उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे दूं। यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के कोर्सेज भी मिल जाएंगे, तो उन कोर्सेज को आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य या फिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो पहले हम इसकी पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे और थ्योरी के बाद लास्ट में हमारा एक महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का सेक्शन रहने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देश में सर्वप्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन उत्तर प्रदेश में खोला गया। यह संगठन प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण तथा प्रदेश के वन्य जीवों एवं उनके प्राकृतिक आवास स्थलों के संरक्षण और विस्तार के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, वन्य जीव परिरक्षण संगठन सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में खोला गया। इसका काम क्या है? जैव विविधता का संरक्षण करना, इसके अलावा वन्य जीव और वनों का संरक्षण और इसका विस्तार करना। तो ये सभी इसके कार्य हैं। प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग वन्य जीव परिरक्षण संगठन के नियंत्रण में है। तो ये पॉइंट भी आपको रखना है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश का जो वन क्षेत्र है उसका लगभग 1/3 भाग वन्य जीव परिरक्षण संगठन के अंतर्गत आता है। सन 1935 में देश में पहली बार वन्य जीवों के संरक्षण के संबंध में तात्कालीन उत्तर प्रदेश है ना, जो वर्तमान में उत्तराखंड है, आपको पता होगा है ना, हमने पहले लेक्चर में भी चर्चा की थी कि 2000 में उत्तराखंड हमसे अलग हो गया था। देहरादून में मोतीचूर वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसका नाम राजाजी नेशनल पार्क है ना। तो तात्कालीन उत्तर प्रदेश में 1935 में पहला जो हमारा वन्य जीव विहार था वो कौन सा था? मोतीचूर वन्य जीव विहार। तो ये भी आपको थोड़ा पॉइंट याद रखना है। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित वन्य जीव संरक्षण केंद्र की संख्या कुल कितनी है? तो 24 है, आपको याद रखना है। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्य जीव बोर्ड है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। एक मैंने यहाँ पर नोट कवर किया है, 1936 में उत्तराखंड में स्थापित हैली नेशनल पार्क, जिसका वर्तमान में नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये एक अलग से मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर किया है। तो आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो चाहे कोई अन्य एग्जाम हो, सभी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को समझते हैं, क्या होते हैं ये। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क को समझते हैं। राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। इसे कुछ नियमों के अंतर्गत चलाया जाता है तथा इसमें जानवरों को रखा जाता है। ठीक है, तो देखिए, जो भी नेशनल पार्क होते हैं इनका उद्देश्य क्या होता है? वन्य जीवों को संरक्षित करना। इसके अलावा इसे पूर्णतः सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है और कुछ नियम बना करके इनका संचालन किया जाता है। अगला पॉइंट है, ये पूर्णतः सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं तथा इसमें किसी भी व्यक्ति की कोई पर्सनल भागीदारी नहीं होती है ना। तो अभी मैंने आपको पॉइंट बताया, पूर्णतः ही सरकार के द्वारा संचालित होते हैं, किसी भी व्यक्ति की कोई इसमें पर्सनल भागीदारी नहीं होती है। इसमें पर्यटकों को आने की अनुमति नहीं दी जाती। कानून काफ़ी ज़्यादा सख्त होते हैं ना। तो देखिए, पर्यटकों को आना यहाँ पर मना है। इसके अलावा कानून काफ़ी सख्त होते हैं। पर्यटकों को आने से मनाही है, इसका मतलब यह है, देखिए, आप जाते तो हैं नेशनल पार्क घूमने, परंतु नेशनल पार्क में भी कुछ जोन होते हैं, जैसे कोर जोन होता है एक, फिर बफर जोन होता है, फिर एक और जोन होता है जिसको हम ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। तो हम ये ट्रांजिशन जोन तक ही यहाँ पर घूम पाते हैं। ये कोर जोन और बफर जोन पर हम नहीं जा पाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान को सभी जीवों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है, किसी एक विशेष प्रकार के जानवर के लिए नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो ये एक स्पेशल पॉइंट है। जो नेशनल पार्क होते हैं या फिर राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, यहाँ पर सभी जीवों को संरक्षित किया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एक जीव को यहाँ पर संरक्षित किया जा रहा है। जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य में भी हम समझेंगे कि इनको खासतौर पर किसी एक जानवर को संरक्षित करने के लिए बनाया जाता है। यहाँ मानव गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित होती है ना। तो राष्ट्रीय उद्यान, अभी मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कानून सख्त होते हैं और पूर्णतः सरकार के द्वारा संचालित होते हैं। यहाँ पर मानव कोई भी गतिविधि नहीं कर सकता, घूम नहीं सकता, अपने पशुओं को चरा नहीं सकता है ना, वनोपज संग्रह नहीं कर सकता। तो मानव गतिविधि यहाँ पर पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। अब हम समझते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। तो उसमें पहला पॉइंट है, इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य जीव जंतु, पक्षी या फिर वन संपदा को संरक्षित करना है। सरकार और अन्य किसी संस्था द्वारा
संरक्षित वन, पशु विहार या फिर पक्षी विहार होता है, इससे हम वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। ठीक है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत संरक्षित वन आ सकते हैं, पशु विहार आ सकता है, इसके अलावा पक्षी विहार भी आ सकता है। वन्य जीव अभ्यारण्य में किसी विशेष जानवर के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं, इन्हें विशेषता किसी एक जानवर को संरक्षित करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य ये घड़ियाल के लिए संरक्षित है, या फिर ये वाला जो अभ्यारण्य है ये बब्बर शेर के लिए संरक्षित है। तो पर्टिकुलर किसी एक जानवर को संरक्षित करने के लिए बनाया जाता है। जबकि नेशनल पार्क में अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ये सभी जीवों को संरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। इसमें मानव गतिविधि की अनुमति होती है। ठीक है, तो आप सरकार की परमिशन से यहाँ पर मानव गतिविधि कर सकते हैं, इसके अलावा वनों पर संग्रह कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत इसमें छूट दी जाती है आपको, है ना, यहाँ पर कानून थोड़ा लचीले होते हैं। हम समझते हैं पक्षी विहार क्या होते हैं। तो ऐसा प्राकृतिक स्थल जो कि पक्षियों के रहने के लिए अनुकूल हो एवं उसे संरक्षित किया गया हो, अर्थात यह पूरी तरह से पक्षियों का संरक्षित उद्यान होता है ना। तो ये पक्षी विहार की मैंने आपको यहाँ पर एक डेफिनेशन बताई है। चलिए अब हम प्रदेश का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क है उसको डिस्कस करते हैं। तो एकमात्र यहाँ का जो नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान है वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, आपको पता ही होगा। इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो 490 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। का इम्पोर्टेंट है क्योंकि एकमात्र नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का। जिले की बात करूं तो लखीमपुर खीरी में ये पड़ता है ना, एवं पीलीभीत जनपद। तो ये 2 जिलों में या फिर जनपद में पड़ता है। इसके अलावा भारत और नेपाल की बाउंड्री या फिर सीमा पर ये स्थित है। स्थापना की बात करूं तो 1968 में दुधवा पशु विहार के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। तो जब इसकी 1968 में स्थापना हुई थी तो दुधवा पशु विहार के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको कब मिला तो 1977 या फिर 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। और टाइगर प्रोजेक्ट कब घोषित हुआ तो 1987, है ना। देखिए टाइगर प्रोजेक्ट कैसे घोषित होता है, टाइगर प्रोजेक्ट मतलब वहां पर टाइगर को भी संरक्षित किया जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था 1973 में भारत का टाइगर प्रोजेक्ट आया था। लास्ट लेक्चर में ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कराई थी। चलिए मैं आपसे अभी एक क्वेश्चन बताइए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, है ना। तो ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर आंसर दीजिए। इसके यदि विस्तार की बात करूं तो किशनपुर वन्य जीव विहार तथा कतरनिया घाट वन्य जीव विहार क्षेत्र को संयुक्त रूप से इस टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है ना। तो ये जो टाइगर प्रोजेक्ट है इसमें ये 2 जो जीव विहार और वन्य जीव विहार है इनको शामिल किया गया। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। यदि इसमें संरक्षण की बात करूं तो बाघ को और बारहसिंगा को यहाँ पर संरक्षित किया गया है। यहाँ पाए जाने वाले अन्य जीवों में भालू, हाथी, सांवर, चीतल, एक सींग वाला गेंडा, मगरमच्छ, अन्य दुर्लभ जंतु जैसे डिस्पिड हेयर, शेरवन, डुआलिसी एवं चरज आदि ये जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए एकमात्र नेशनल पार्क है तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चाहे इसका क्षेत्रफल हो, जिला तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा स्थापना भी आपको याद रखना। तो ये सारे पॉइंट जितने भी मैंने आपको बताए सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकमात्र नेशनल पार्क है तो आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको एक नोट कवर किया है, बाघों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की गई। तो अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था भारत में ना। टाइगर प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, टाइगर को संरक्षित करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया था। चलिए अब हम उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं। तो राज्य सरकार के द्वारा सर्वप्रथम 1956 में वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रदेश में वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना की थी। और इस संगठन के द्वारा स्थापित प्रमुख वन्य जीव विहार निम्नलिखित हैं। तो एक एक करके हम जो उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। तो यह प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार कौन सा है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो 78 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जिले की बात करूं तो चंदौली, यहाँ पर मैप में भी मैंने आपको मेंशन किया है तो आप देख सकते हैं। स्थापना कब हुई थी तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो पशु पक्षी पाए जाते हैं तो चिंकारा, सांभर, तेंदुआ, भालू, नीलगाय, तो ये सभी पशु या फिर जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला है किशनपुर वन्य जीव विहार। तो इसका क्षेत्रफल कितना है 227 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जिले की बात करूं तो लखीमपुर खीरी है ना, यहाँ पर बॉर्डर वाला जिला है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो मैप में भी मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं। स्थापना की बात करूं तो 1972 में ये स्थापित हुआ था। इसमें जो पशु पक्षी पाए जाते हैं तो कौन कौन से पाए जाते हैं, शेर, बारहसिंगा, चीतल, चीता, हाथी, दुर्लभ प्रजाति के शेरवन, डुआलिसी और चरज, तो ये सभी पशु पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं ना। तो इनका मेन आपको जिला याद रखना है ना। और जो पहला है जैसे चंद्रप्रभा था तो इसका आपको ईयर भी याद रखना है क्योंकि पहला है तो इम्पोर्टेंट है। आगे है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार।
तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 400 वर्ग किलोमीटर लगभग इसका क्षेत्रफल है। जिले की बात करूँ तो बहराइच जिला है ना, मैप में आप देख सकते हैं। स्थापना की बात करूँ तो 1976 में स्थापित हुआ था। संबंधित पशु पक्षी की बात करूँ तो घड़ियाल और दुर्लभ मैदानी जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। 1987 में किशनपुर वन्य जीव विहार के साथ टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किस वन्य जीव विहार के साथ ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ या फिर कब हुआ, है ना। इसके अलावा कौन सा ऐसा वन्य जीव विहार है जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। तो ये सारे पॉइंट कैसा भी एग्जाम में घुमा करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 635 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जिले की बात करूं तो आगरा और इटावा में इसका विस्तार है ना, मैप में आप देख सकते हैं आगरा और इटावा। स्थापना की बात करूं तो 1979 में ये स्थापित हुआ था। पशु पक्षियों की बात करूं तो घड़ियाल, डॉल्फिन और मगरमच्छ आदि पशु पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसकी प्रशासन व्यवस्था तीनों राज्यों क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के पास है। तो ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो इनमें से किस राज्य के पास इसकी प्रशासन व्यवस्था है या फिर नहीं है। तो ये 3 राज्य आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के पास इसकी प्रशासन व्यवस्था है। यहाँ पे कुछ मैंने फैक्ट या फिर नोट कवर किए हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पर है, लेह लद्दाख में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित साउथ बटन द्वीप भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क है। तो ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट, चाहे आपके यूपी के एग्जाम हो चाहे सेंट्रल के अन्य एग्जाम हो, तो आपको याद रखने हैं। आगे है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 2073 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जिले की बात करूँ तो मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और अमरोहा, तो इन सभी डिस्ट्रिक्ट में या फिर जिलों में ये फैला हुआ है। क्यों फैला हुआ है इतने जिलों में, क्योंकि इसका क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है ना, आप देख सकते हैं 2073 वर्ग किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रफल होता है, इसी कारण से इतने जिलों में ये फैला हुआ है। स्थापना की बात करूं तो 1986 में ये स्थापित हुआ था। संबंधित पशु पक्षियों की बात करूं तो लकड़बग्गा, मगरमच्छ और चीतल, ये सभी यहाँ पर पशु पक्षी पाए जाते हैं। यह प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको एरिया बताया इसका, 2073 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसी के साथ ये प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव है ना। तो अभी मैंने आपको इसका क्षेत्रफल बताया, 2073 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसी के साथ ये देश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगला है पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 602 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जिले की बात करूं तो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है, मैप में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपको बताया है। स्थापना की बात करूं तो 2008 में है ना, लेटेस्ट ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है। टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल हुआ, तो 2014 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ है ना। इसके अलावा यह टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है, तो आपको याद रखना है। इसमें कौन कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं, तो बाघ, तेंदुआ, बारहसिंगा, इसके अलावा हिरण, मगरमच्छ, चमगादड़, स्लोथ रीछ, तो ये सारे यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं। एक नोट यहाँ पर कवर किया है मैंने, कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, तो कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आगे है कछुआ वन्यजीव विहार। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो काफी कम है, 7 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जिला बोलूं तो वाराणसी जिला है ना, मैप में आप देख सकते हैं। स्थापना कब हुई थी, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा संबंधित पशु पक्षी की बात करूं तो मांसाहारी कछुआ यहाँ पर मुख्यतः पाया जाता है। यह गंगा नदी में रामनगर के राजघाट के बीच करीब 7 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो कहाँ फैला है ये, गंगा नदी में रामनगर से राजघाट के बीच ये फैला हुआ है, करीब 7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर। प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा वन्यजीव विहार है ना, तो दूसरा सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, तो इसलिए भी आपको याद रखना है, इसका क्षेत्रफल भी आपको याद रखना है, 7 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 5.4 वर्ग किलोमीटर है। तो ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है ना। और दूसरा सबसे छोटा कौन सा है, तो कछुआ वन्यजीव विहार। तो दोनों आपको याद रखना है। जिला कहाँ है, तो ललितपुर है ना, बुंदेलखंड रीजन में आता है। तो ये मैप में भी मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं। स्थापना 1977 में हुई थी इसकी। संबंधित पशु पक्षियों की बात करूँ तो बंदर, मोर, तेंदुआ, नीलगाय, लंगूर और सांवर, ये सभी पशु पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है, तो आपको याद रखना है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार सबसे छोटा है एरिया में। और दूसरे नंबर का सबसे छोटा कौन सा है, कछुआ वन्य जीव विहार। एक पॉइंट यहाँ पर मैंने अलग से कवर किया है, केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कि लोकटक झील में है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख पक्षी विहार या फिर बर्ड सेंचुरी। तो पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रदेश में अनेक प्रकार के पक्षी विहार की स्थापना की गई है। प्रदेश में
प्रमुख पक्षी विहार निम्नलिखित है। तो एक एक करके हम इनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला है नवाबगंज पक्षी विहार। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 2.25 वर्ग किलोमीटर। जिला कौन सा है? तो उन्नाव। मैप में आप देख सकते हैं। स्थापना 1984 में हुई थी, है ना। देखिए इनमें आपको मैप बस देखिए इनमें आपको मेन जिला याद रखना है, जिला पूछा जाएगा आपसे, है ना। इसके अलावा यदि सबसे बड़ा कोई है तो उसका आपको क्षेत्रफल याद रख लेना है। यदि पहला है तो उसका ईयर वगैरह भी आपको याद रख लेना है। तो इस प्रकार से आपको याद करना है। सभी जो पक्षी विहार या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य है सबका क्षेत्रफल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबकी स्थापना दिवस याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताते जाऊँगा। प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार है ना। तो देखिए जैसे ये सबसे पुराना है तो इसका आप ईयर याद कर सकते हैं 1984। वर्तमान में इसका नाम क्या है? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किस पक्षी विहार को शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है? तो नवाबगंज पक्षी विहार को इस नाम से जाना जाता है। अगला है लाख बहाशी पक्षी विहार। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 18.23 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जिला की बात करूँ तो कन्नौज। मैप में आप देख सकते हैं कन्नौज जिले में ये पड़ता है। स्थापना 1988 में हुई थी। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। अब देखिए ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अनुसार, तो इसका आपको क्षेत्रफल भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला है सांडी पक्षी विहार। तो क्षेत्रफल कितना है इसका? 3 वर्ग किलोमीटर है। जिले की बात करूं तो हरदोई, है ना, आप मैप में देख सकते हैं हरदोई में पड़ता है। इसके अलावा इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। तो सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। आगे है ओखला पक्षी विहार। तो इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग किलोमीटर है। जिले की बात करूं तो गौतम बुद्ध नगर, है ना, मैप में आप देख लीजिए। स्थापना 1990 में हुई थी। अगला है समान पक्षी विहार। तो इसका क्षेत्रफल 5.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। जिले की बात करूं तो मैनपुरी। स्थापना 1990 में हुई थी। अगला है पटना पक्षी विहार। तो इसका क्षेत्रफल 1.11 वर्ग किलोमीटर है। जिले की बात करूं तो एटा, मैप में आप देख लीजिए। स्थापना 1990 में हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। तो ये भी आपको याद रखना है, सबसे छोटा कौन सा है? पटना पक्षी विहार। इसका आपको जिला भी याद रखना है और क्षेत्रफल भी याद रखना है। नेक्स्ट है सुरहाताल पक्षी विहार। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 34.13 वर्ग किलोमीटर। जिला बलिया। इसके अलावा स्थापना 1991 में हुई थी। वर्तमान में से लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीधे से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि किस पक्षी विहार को लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है? तो सुरहाताल पक्षी विहार को। अगला है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 4.27 वर्ग किलोमीटर। जिला प्रतापगढ़, मैप में आप देख लीजिए। स्थापना 2003 में इसकी हुई थी। इसे बैंतीताल पक्षी विहार भी कहा जाता है ना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार को बैंतीताल पक्षी विहार भी कहा जाता है। समसपुर पक्षी विहार। तो इसका क्षेत्रफल 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला है ये। जिला रायबरेली, है ना। जिले तो आपको सबके याद रखने हैं। इसके अलावा स्थापना 1987 में यह स्थापित हुआ था। अगला है सूर सरोवर पक्षी विहार। तो इसका क्षेत्रफल 4.10 वर्ग किलोमीटर है। जिला आगरा है। स्थापना 1991 में हुई थी। अगला है पार्वती अर्गा पक्षी विहार। तो ये कहाँ पर है? गोंडा में है ना। तो क्षेत्रफल कितना है इसका? 10.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। जिले की बात करूँ तो गोंडा मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैप में आप देख सकते हैं। यह रामसर स्थल है। तो ये पॉइंट इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा पक्षी विहार रामसर स्थल में शामिल है? तो पार्वती अर्गा पक्षी विहार। और लास्ट है एक बखीरा पक्षी विहार। तो ये कहाँ पर है? संत रविदास नगर में ये है। तो आपको जिले तो सबके याद रखने हैं। इसके अलावा कोई पहला है तो उसका ईयर याद रखना है, कोई सबसे बड़ा है तो उसका क्षेत्रफल याद रखना है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। सबके क्षेत्रफल और सबके ईयर याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एक नोट मैंने यहाँ पर कवर किया है, राजस्थान का केवलादेव अभ्यारण्य साइबेरियन ग्रे सारस जो होता है नामक प्रवासी पक्षी के लिए आश्रय स्थल का कार्य करता है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि केवलादेव जो अभ्यारण्य है वो किस लिए फेमस है? तो साइबेरियन सारस या फिर साइबेरियन जो क्रेन होता है ना, उसके आश्रय स्थल के लिए ये फेमस है। चलिए अब हम उत्तर प्रदेश की आर्द्रभूमि क्षेत्र को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आर्द्रभूमि क्या होती है पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो दलदली या नम भूमि के जो क्षेत्र होते हैं उन्हें हम आर्द्रभूमि कहते हैं या फिर वेटलैंड बोलते हैं। आर्द्रभूमि वैसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर प्रचुर मात्रा में हमें नमी या फिर ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। थोड़ी और आगे समझते हैं। जैव विविधता या फिर बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से आर्द्रभूमि अत्यंत ही संवेदनशील या फिर सेंसिटिव होती हैं, क्योंकि इस स्थान पर विशेष प्रकार की वनस्पतियों के उगने और फलने फूलने के लिए ये क्षेत्र अनुकूल होता है ना। तो देखिए जो भी आर्द्रभूमि क्षेत्र होते हैं, फिर हम इसे रामसर साइड भी बोलते हैं, है ना, वेटलैंड एरिया भी बोलते हैं। तो ये जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं।
जैव विविधता से मतलब है कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इसी के चलते 1971 में 2 फरवरी के दिन विभिन्न देशों ने ईरान के रामसर में दुनिया के आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसलिए इस दिन को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम कब मनाते हैं, तो 2 फरवरी को मनाते हैं। इसके अलावा 1971 में एक सम्मेलन हुआ था ईरान के रामसर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। तो इसको हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि ये जैव विविधता के बड़े क्षेत्र होते हैं। प्रदेश के कुछ हम प्रमुख आर्द्रभूमि क्षेत्र डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एक है ऊपरी गंगा नदी, ये प्रदेश का पहला आर्द्रभूमि क्षेत्र या फिर रामसर साइट थी। कहाँ पर है ये? नरोरा एवं बुलंदशहर में। सेकंड है नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव, यह भी हमने डिस्कस किया। पार्वती अर्गा पक्षी विहार, ये कहाँ पर है? गोंडा में है। समसपुर पक्षी विहार, ये रायबरेली में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। इसके अलावा बखीरा पक्षी विहार, ये कहाँ पर है? संत कबीर नगर में। तो ये कुछ प्रदेश की प्रमुख रामसर साइट हैं, तो आपको पता होना चाहिए। कुछ यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए हैं। प्रदेश का प्रथम आर्द्रभूमि क्षेत्र कौन सा था? तो गंगा नदी क्षेत्र को घोषित किया गया। अभी मैंने आपको बताया 2005 में घोषित किया गया। भारत का प्रथम रामसर स्थल कौन सा था? तो चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है ना, खारे पानी की या फिर सॉल्टी लेक है, ये सबसे बड़ी झील है। 1981 में से घोषित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। चलिए, अब हम वन्य जीव संरक्षण हेतु कुछ प्रमुख जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट की। तो हाथियों के संरक्षण के लिए प्रदेश में केंद्र सरकार के द्वारा 1992 से यह योजना चलाई गई। तो ये ईयर आपको याद रखना है। और किसके द्वारा चलाई गई? तो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई। टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, तो दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए केंद्र की सहायता से 112 सदस्यीय टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किस टाइगर रिजर्व के लिए? तो दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए। इसके अलावा कितने सदस्य? तो 112 सदस्यीय टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया केंद्र के द्वारा। अगला है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ हैबिटेट्स। तो प्रदेश के सभी वन्य जीव विहारों के विकास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 2002-2003 से यह योजना चलाई जा रही है। प्रदेश के सभी पक्षी विहारों का भी इस योजना में शामिल कर लिया गया है ना। तो किस लिए ये योजना चलाई गई है? जितने भी यहाँ पर वन्य जीव विहार है उनके विकास के लिए चलाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा 2002-2003 से। ठीक है। इसके अलावा जितने भी पक्षी विहार हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। अगला है घड़ियाल प्रजनन केंद्र। तो प्रदेश में घड़ियालों की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए यह योजना चलाई गई है। इसके तहत लखनऊ जनपद के कुकरैल वन तथा बहराइच जनपद के कतरनिया घाट के घड़ियाल के अंडों को संग्रहित कर कृत्रिम तरीके से बच्चों को तैयार करके नदी में छोड़ा जाएगा, है ना। तो देखिए, घड़ियाल जैसे मगरमच्छ होते हैं उसी प्रकार से घड़ियाल होते हैं, बस इनकी चोंच टाइप की निकली होती है, ये आप इमेज में देख सकते हैं ना। जो ये लुप्त होते जा रहे हैं ना, तो इनको बचाने के लिए तो क्या किया जाएगा? इनके अंडों को संग्रहित करके कृत्रिम तरीके से इनके बच्चों को निकाल करके नदी में छोड़ा जाएगा। प्रदेश के वन्य जीव संरक्षण से संबंधित कुछ हम यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रदेश में सारस, गिद्ध और कौवों जैसी पक्षियों की कुछ प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर हैं। तो सारस, गिद्ध और कौवा, आप देखते होंगे कि गिद्ध हो गए, कौवा हो गए, ये बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं हमें आजकल, तो ये लुप्त होते जा रहे हैं। तो वैज्ञानिकों के अनुसार गिद्धों और कौवों की असामयिक मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? डिक्लोफेनिक रसायन है, जो कि मृत प्राणियों में विद्यमान होते हैं जिन्हें ये खाते हैं। तो देखिए, जो कौवे होते हैं, इसके अलावा जो गिद्ध होते हैं, ये लुप्त होते जा रहे हैं। इसका एक मेन कारण क्या है कि ये क्या करते हैं, जो भी कोई जीव जंतु मर जाता है ना, तो उसको ये खाते हैं, उसकी डेड बॉडी को ये खाते हैं। तो उस डेड बॉडी से क्या निकलता है? डिक्लोफेनिक एक रसायन निकलता है या फिर केमिकल निकलता है। तो उसके कारण ये मरते जा रहे हैं, इसलिए इनकी ये जो संख्या है दिन ब दिन कम होते जा रही है। प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला रात्रि वन्य जीव पार्क या फिर नाइट सफारी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश में लॉयन सफारी पार्क की स्थापना इटावा के फिशर वन क्षेत्र में की गई है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रदेश में लॉयन सफारी पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो इटावा में की गई है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में रात्रि वन्य जीव पार्क या फिर नाइट सफारी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। कुछ यहाँ पॉइंट मैंने कवर किया है। प्रदेश में 2 प्राणी उद्यान हैं, कौन कौन से? एक कानपुर में है कानपुर जैविक उद्यान, और एक लखनऊ में है नवाब वाजिद अली शाह जैविक उद्यान। तो ये था हमारा पूरा थ्योरी सेक्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण MCQ सेक्शन की ओर।
तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उन्नाव में स्थित है ना। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा एक और फैक्ट मैंने आपको बताया था इसके संबंध में कि इसका अन्य नाम क्या है? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार भी इसका नाम है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों से संबंधित कौन सा जिला सही है? तो देखिए ये पहला वाला गलत है, नवाबगंज पक्षी विहार बलिया में, तो ये गलत है। इसके अलावा दूसरा है ओखला पक्षी विहार उन्नाव में, ये भी गलत है। समसपुर पक्षी विहार गाजियाबाद में, ये भी गलत है। और डी जो ये चौथा है, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में, ये बिल्कुल सही है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। बरीखा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संत कबीर नगर में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 में। ये मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था 1935 में, है ना। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में सम्मिलित था, या फिर तत्कालीन उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 1935 में मोतीचूर वन्यजीव विहार के नाम से स्थापना हुई थी, जो जिसे वर्तमान में हम राजाजी नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लखीमपुर खीरी में स्थित है। एकमात्र नेशनल पार्क है, इसके अलावा इसका एरिया कितना है? तो 490 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो पहला है बरीखा पक्षी विहार, तो उन्नाव में, ये गलत है ना। ये कहाँ पर है? संत रविदास नगर में है। ओखला पक्षी विहार ललितपुर में, तो ये भी गलत है। और सांडी पक्षी विहार, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, हरदोई में है, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नवाबगंज पक्षी विहार की सर्वप्रथम स्थापना की गई। कहाँ पर है नवाबगंज पक्षी विहार? तो 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये कहाँ पर है? तो उन्नाव में, ये उन्नाव जनपद में ये स्थित है। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाख भाषी पक्षी विहार सबसे बड़ा या फिर सबसे विस्तृत पक्षी विहार है ना। कहाँ पर है? ये कन्नौज में पड़ता है। उसका क्षेत्रफल लगभग 80 वर्ग किलोमीटर है ना। तो ये भी पॉइंट मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका नाम ये कहाँ पर है? बलिया में अवस्थित है। इसका अन्य नाम भी मैंने आपको बताया था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 2073 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में एक बब्बर सिर सफारी स्थापित की जा रही है, तो कहाँ पर की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इटावा में की जा रही है। मैंने आपको ये पॉइंट डिस्कस कराया था। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो कि ललितपुर में है। ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 5.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, नवाबगंज स्थित है। कहाँ पर है? उन्नाव में है। सबसे पुराना 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। बाकी यहाँ कर नहीं, बाकी जो है यहाँ के नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आगरा में स्थित है। आगरा के पास स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है? ठीक है, तो दुधवा भी है, किशनपुर वन्यजीव विहार भी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, सुहेलवा वन्यजीव विहार इसमें शामिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हरियाणा का हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश का भी है, मध्य प्रदेश का भी है और राजस्थान का। तो 3 राज्य इसकी प्रशासन व्यवस्था को देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये पॉइंट भी मैंने आपको डिस्कस कराया था। रामसर सम्मेलन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? रामसर सम्मेलन मैंने आपको बताया था 1971 में आर्द्रभूमि के संरक्षण के संबंध में यहाँ पर सम्मेलन हुआ था। आर्द्रभूमि से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वप्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कहाँ पर की गई? तो उत्तर प्रदेश में की गई। वी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। ये पहला वन्यजीव विहार है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। चंदौली जिले में ये पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ पर बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दुधवा, है ना। दुधवा टाइगर रिजर्व को पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया। राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना मूलतः किसके संरक्षण के लिए है? तो घड़ियाल के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय चंबल वन विहार योजना।
इसके अलावा गिद्धों की असमय मृत्यु का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डिक्लोफेनिक सोडियम। मैंने बताया था कि जो मृत डेड बॉडी होती है ना, उसको जब ये कौवे और गिद्ध खाते हैं तो उसमें ये चीज़ पाई जाती है, जिसके कारण की संख्या दिन ब दिन कम होते जा रही है। तो दोस्तों ये थे हमारे 24 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन। इसके अलावा इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।